बैनामा का मतलब मैंने आपको बेच दिया, ये आपकी ओनरशिप का प्रूफ नहीं है। जिस प्रोजेक्ट पे आपको रेरा मिल गया, जिस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर आ गया, जिस प्रोजेक्ट पे रेरा का ठप्पा लग गया, तो फिर वहाँ लीगलिटीज का नाम खत्म हो जाता है। इसीलिए हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आपने सुना होगा कि धरती एक ऐसी चीज है कि आपको ना कभी धोखा नहीं देती। जमीन एक ऐसी चीज है। कुमाऊं रीजन में कोई रेरा प्रूफ प्लॉटिंग या कुछ ऐसा आपकी टाउनशिप या कुछ ऐसा है? इसी टाउनशिप के अंदर वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे 550 रूम्स तक का एक वेडिंग डेस्टिनेशन तैयार किया जा रहा है, जो कि पूरे इस रीजन का, कुमाऊं रीजन का सबसे बड़ा होगा। तो नवरात्रि में लोग आज इस नवरात्रि अपना घर बनाएंगे। हेलो एवरीवन, आज मैं संचित कपूर अपना पहला पॉडकास्ट लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपकी रोज की क्वेरीज जो होती हैं कि किस तरीके की इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, रिलेटेड टू दी प्रॉपर्टी। लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि दिल्ली एनसीआर में करूं या दिल्ली एनसीआर के बाहर बहुत सारे ऐसे आउट स्टेशन प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लोग परचेज़ कर रहे हैं। तो उसी सब चीज़ों की क्वेरी को मैं आज आपके लिए एक बेसिकली बहुत रिनोन्ड आदमी मिस्टर रवि चौधरी, डायरेक्टर ऑफ एनपीआर इंफ्रा को मैंने इन्वाइट किया है इन सब क्वेरीज़ की आपको आंसर देने के लिए। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा मिस्टर रवि चौधरी फ्रॉम एनपीआर इंफ्रा। हेलो रवि भाई, कैसे हो आप? थैंक यू संचित भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ रवि भाई, आप बताइए कैसे हैं? बस सब ठीक है सर। बहुत बढ़िया भाई। भाई एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन चलता रहता है लोगों के दिमाग में। मेरे नोन टू बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, या मैं भी कंपनी में जहाँ काम करता हूँ वहाँ भी लोगों के अंदर बहुत सारी आज की क्वेरी चल रही है कि इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कहाँ करनी चाहिए। लोग पहले दिल्ली एनसीआर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट आज की डेट में लोगों के अंदर बहुत ऐसा हो गया है कि आउट स्टेशन में भी लोग कर रहे हैं। तो उसी पर्पस में मैं आपसे थोड़ी सी इस बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहूँगा, जो कि हमारे व्यूअर्स को हेल्प आउट करे इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन फ्यूचर किस तरीके की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो उससे मेरे को आपकी बहुत ही एक अच्छी राय चाहिए। बट ये राय से पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपने किस तरीके से अपनी जर्नी की शुरुआत करी, आज इतनी एक बड़ी कंपनी आपने एक ऐसा दिल्ली एनसीआर में बनाई है, तो उस थोड़ा सा जर्नी के बारे में पहले बताइए सर। थैंक यू संचित भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अपनी तो जर्नी सर ऊपर वाले ने चलाते चलाते यहाँ लेके आ गया। मेरा नाम रवि है और मैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए करीब 12-14 साल हो गए। इस इंडस्ट्री में मैंने शुरुआत करी थी, हर तरीके का काम किया है। इस इंडस्ट्री में शुरुआत करी थी जहाँ पे प्लॉटिंग, आपने एक वर्ड सुना होगा, गुड़गांव के अंदर प्लॉटिंग होती है, वहाँ से उस तरीके की कंपनीज़ के साथ में शुरुआत करी। उसके बाद काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी काम किया, हमेशा सेल्स का काम किया। उसके बाद हमने एक कंपनी फॉर्म करी, हमें ना वाइड स्पेस दिखा इस मार्केट के अंदर। लोग क्या करते थे, ब्रोकर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स थे उनकी ना रिस्पेक्ट नहीं होती थी। तो हमने एक तरीका निकाला कि क्यों ना हम ब्रोकर से ना एक चैनल पार्टनर फर्म बनाएं, एक ऐसी फर्म को फॉर्म करने की कोशिश करें जो डेवलपर और क्लाइंट्स उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करे, और वो उनकी हर तरीके की क्वेरीज, जैसे एक क्लाइंट को क्या चाहिए, कि एज अ कस्टमर एक कस्टमर को चाहिए सबसे पहले कि उसको एक ऐसा साथी मिले, ऐसा एडवाइज़र मिले जो उसकी नीड्स को एनालिसिस कर सके। उसकी नीड को एनालिसिस करने के बाद उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सजेस्ट करे, ना कि जो उसको बेचना है वो उसको बेचने की कोशिश करे। तो हमने एक बकेट ऑफ प्रोडक्ट तैयार किए, हमने अच्छे डेवलपर्स के साथ में उनकी राय ली, उनको बताई कुछ चीज़ें, उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन कराए। उसके बाद एक कस्टमर को बहुत ज़्यादा, जब क्योंकि रियल एस्टेट है तो ये छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो फाइनेंस की, लोन्स की, इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हमने उनको फुलफिल करने के लिए बहुत सारी बैंक्स के साथ, कई जगह बैंक्स काम नहीं करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी एनबीएफसीज के साथ हमने टाई अप किए, जिससे कि क्लाइंट्स की फाइनेंस की नीड्स को वो किया जा सके, कैटर किया जा सके। उसके बाद आज की डेट में कि कस्टमर का सबसे बड़ा पेन एरिया ये है, जो मैंने इस मार्केट के अंदर एनालिसिस किया, कि कस्टमर को एंटर कराने वाले तो बहुत प्लेयर्स हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर, कि आप एंटर कर लीजिए, आप ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है लोगों का, लेकिन कब उनको सही समय पे एग्जिट कराना है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एग्जिट के टाइम पे चैनल पार्टनर या ब्रोकर पीछे हट जाता है। तो हमने एक इस तरीके की कंपनी फॉर्म करी जहाँ पे क्लाइंट की इनिशियल स्टेज, उसकी एंट्री से लेके, उसकी रिसर्च से लेके, नीड एनालिसिस से लेके आगे एग्जिट तक का उसको पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देते हैं। ये हमारी कंपनी एज ए एनपीआर इंफ्रा हम लोग काम करते हैं संचित भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है भैया। आपकी एक मैंने टैगलाइन सुनी है बड़ी फेमस, तो उससे रिलेटेड आप ये थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि किस तरीके की आप इन्वेस्टमेंट अपने क्लाइंट्स को या अपने नोन टू में आप कराते हो, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट देखिए हम क्या करनी चाहिए? जब हम कंपनी बना रहे थे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब हम कंपनी बना रहे थे तो हमने सोच के साथ बनाई कि इस मार्केट का जो वाइड स्पेस है, जो क्लाइंट्स को प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे कैटर किया जाए। तो हमने उसको कभी भी ये नहीं सोचा
कि हमें जो बेचना है वो उसको बेचना है। हमने इसलिए टैगलाइन हमारी जो है ना, जो आप कह रहे हो, वो हमने रखी, योर इन्वेस्टमेंट अवर एडवाइस। इन्वेस्टमेंट आपकी, सलाह हमारी। तो उसका मकसद ये है कि आपको हम सलाह दें, सिर्फ आप चूज करें उसके अंदर, कि हम आपको एक बल्क ऑफ प्रोडक्ट्स दिया, आपको बताया कि आपके लिए ये बेटर है, ये बेटर है, ये बेटर है, उसमें से आपको चूज करना है। आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, हमारी सिर्फ एडवाइस होगी। यही हमारी टैगलाइन है। तो आप जो आपकी ये टैगलाइन है, तो इसमें किस तरीके की आप इन्वेस्टमेंट मतलब सजेस्ट करते हो कि हमें मार्केट में आज की डेट में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चलती हैं, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लोग एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में भी बहुत अलग अलग फैक्टर्स में, अलग अलग जगह सेक्शंस में करते हैं। तो आपके हिसाब से आपके कस्टमर्स को किस जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहाँ हाई कैप, जिसे हम कहते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कैपिटल एप्रिसिएशन या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं इन शॉर्ट ROI, तो किस तरीके की इन्वेस्टमेंट में अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है? बहुत बढ़िया संचित भाई, आपने सवाल पूछा, मैं आपको बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट का ना, इनिशियल डेज से, जब से एंशियंट टाइम्स में जब लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आना शुरू हुआ, लोगों ने सेविंग्स करना शुरू किया, तब एक इन्वेस्टमेंट का फैक्टर आया कि हाँ भाई, हमें इस मनी को, अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कैसे करना है या इसको बढ़ाना कैसे, तब से इन्वेस्टमेंट शुरू हुई। इन्वेस्टमेंट का सिंपल एक ही फंड है सर, पूरी दुनिया में आप किसी भी ट्रेड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे जी हैं, भाई। चाहे आप किसी एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी शेयर के अंदर, किसी इक्विटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिंपल फंडा है डिमांड एंड सप्लाई। किसी चीज़ की सप्लाई कितनी है, अगर आपने उसकी सप्लाई को लिमिट कर दिया तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस अप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। तो लोग जो इन्वेस्टमेंट के आज की डेट में तरीके अपनाते हैं, वो सबसे ज़्यादा लोग रियल एस्टेट की तरफ जा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये, और जो इन्वेस्टमेंट के फैक्टर्स हैं, जैसे लाइक आप चाहे गोल्ड ले लो, चाहे आप एफडी ले लो, चाहे आप कोई म्यूचुअल फंड्स ले लो, ये सभी जो इन्वेस्टमेंट है, एक तो इनमें मार्केट रिस्क काफ़ी हद तक इन्वॉल्व रहता है। दूसरा क्या है इसके अंदर, कि आपको ना एक ही चीज़ एक टाइम पे मिल सकती है, या तो आपको वो इन्वेस्टमेंट आपकी रिटर्न देती रहेगी इन द फॉर्म ऑफ रेंटल्स या इन द फॉर्म ऑफ एक इंटरेस्ट, या फिर उस जो आपकी कैपिटल है, जो आपने पैसा लगाया, वो आपकी कैपिटल या तो अप्रिशिएट होगी या डेप्रिशिएट होगी। एक रियल एस्टेट सिर्फ इकलौता ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी लेके, अपनी इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल एप्रिशिएशन तो कमाओगे ही कमाओगे, साथ साथ में आप रेंटल्स भी कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आज आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेने के लिए निकलते हो, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर आपने एक घर ले लिया, लेट सपोज आपने एक अपार्टमेंट ले लिया या आपने एक विला ले लिया, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर खुद भी रह सकते हो, अदरवाइज आप उसको एक रेंट आउट भी कर सकते हो। तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ भी रही है, साथ साथ आपको रेंट भी दे रही है। सेम गोज फॉर कमर्शियल के अंदर आज ऑप्शंस होते हैं, ऑफिस स्पेसेस लेते हैं लोग, इसके अलावा रिटेल शॉप्स लेते हैं लोग, फूड कोर्ट्स लेते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स लेते हैं। तो उनमें क्या होता है, आप चाहे खुद इस्तेमाल करो उसको, शॉप को आप खुद रन करो, ऑफिस को खुद रन करो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप उसको ना रेंट पे देके एक अच्छा रेंटल कमा सकते हो। तो ये एक फिक्स पैटर्न है। ये एक रियल एस्टेट इसीलिए ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे कैपिटल तो अप्रिशिएट होगा ही होगा और रिटर्न भी आपको साथ में देगा। इसीलिए हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आपने सुना होगा, कि धरती एक ऐसी चीज़ है कि आपको ना कभी धोखा नहीं देती, जमीन एक ऐसी चीज़ है। तो इसलिए लोग रियल एस्टेट पे को आज की डेट में, लोगों को बीच में लोगों का बहुत सारा ट्रेंड ऐसा आया था कि लोग रियल एस्टेट से दूसरी तरफ जाने लग गए थे। रियल एस्टेट से दूसरी तरफ जाने लग गए थे क्योंकि रियल एस्टेट में कुछ इस तरीके के क्रंचेस आए थे। जैसे मैंने आपको बताया, हमने वाइट स्पेस के लिए कंपनी फॉर्म करी, ऐसी इंडियन गवर्नमेंट ने भी वाइट स्पेस देखा। इंडियन गवर्नमेंट ने वाइट स्पेस देखा कि रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी। तो इसलिए क्या कर रहे थे, बहुत सारे डेवलपर्स बहुत सारे मिसयूज़ कर रहे थे इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का, लोगों की नीड का ना मिसयूज़ कर रहे थे। तो उसके आधार पे वो गलत प्रोडक्ट्स मार्केट में डिलीवर कर रहे थे, या फिर जो कमिटमेंट्स कर रहे थे उनको पूरा नहीं कर रहे थे। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट रेरा लेके आई। तो उसके बाद से लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट की तरफ बढ़ गया है। रियल एस्टेट में अब लोगों का, क्योंकि अब पहले के मुकाबले बहुत चीज़ें रुक गई, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अब मुझे लगता है कि आज की डेट में रियल एस्टेट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन अवर कंट्री, मुझे ऐसा लगता है। सो आप जैसे अभी ये भाई आप मुझसे बता रहे हो कि ये एक गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर अथॉरिटी लेके आई जिसे हम कहते हैं रेरा। तो रेरा जब आने के बाद क्या इम्पैक्ट मार्केट में हुआ कि उससे लोगों को क्या उसकी यूजफुल मतलब उन्हें लगा कि ठीक है रेरा आ गया, एक अथॉरिटी आ जाती है, बट उससे क्लाइंट का क्या बेनिफिट्स है या क्या डेवलपर के बैकग्राउंड से अगर मैं बात करूँ तो डेवलपर का उसमें क्या बैकग्राउंड रहा? मैं आपको बताता हूँ संजीत भाई, 2016 के अंदर गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई जिसको बोलते हैं रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में रेरा बोल देते हैं। जी भाई। 2017 में वो एप्लीकेबल हुआ। उस एक्ट के अंदर क्या प्रावधान किए गए कि एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि इस पूरे मार्केट को रेगुलेट करेगी। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, जैसे बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए स्टेट बैंक है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए IRDA है, शेयर मार्केट को वो करने के लिए रेगुलेट करने के लिए सेबी है, रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी सेंट्रल लेवल पर जिसका नाम होगा रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी।
एक्ट के द्वारा ये सूचित किया गया कि एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। उसके अलावा स्टेट्स के अंदर अलग अलग अथॉरिटी बनाई जाएंगी जो कि हर स्टेट के इंटरनल चीज़ों को देखेंगी। लाइक जैसे हमारा सिस्टम चलता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है, पहले स्टेट गवर्नमेंट हो गई, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, इस तरीके से। अब उसका मेजर काम क्या था? ऐसा नहीं था हमेशा कि सिर्फ डेवलपर ही डिफॉल्ट्स करते थे, कई बार क्लाइंट्स की तरफ से भी डिफॉल्ट्स होते थे, कई बार क्लाइंट्स भी मिसकमिटमेंट अपनी पेमेंट की पूरी नहीं करते थे। तो रेरा ने दोनों के हितों का ध्यान रखा। रेरा के सिंपल बहुत जो अच्छे प्रावधान है वो क्या है, जैसे रेरा ने किया सबसे पहला काम कि सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट दिक्कत होती थी कि प्रोजेक्ट्स डिले होते थे, पोजीशन नहीं मिलता था। तो रेरा ने आज की डेट में एक पोजीशन की डेडलाइन फिक्स कर दी डेवलपर के लिए कि आपको, अगर मैंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर रही हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को रेरा दे रहा हूँ, तो आपको जो प्रोजेक्ट की पोजीशन की लाइन है, उस लाइन को आप क्रॉस नहीं करते उस डेट तक पोजीशन देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एक पेनल्टी देनी पड़ेगी बायर को। और वो पेनल्टी भी काफ़ी हैवी लगाई, 18% तक की पेनल्टी उनके ऊपर चार्ज होती है। तो उससे क्या हो गया, एक पोजीशन का इशू खत्म हो गया। दूसरा रेरा ने काम किया, रेरा ने कहा कि भाई पहले क्या होता था, एक डेवलपर कोई प्रोजेक्ट बनाते थे, उसके फंड्स को दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने दूसरे कामों में यूज कर लेते थे। फिर रेरा ने ये काम कर दिया कि आपको हर प्रोजेक्ट के अंदर एक एस्क्रो अकाउंट बनाना पड़ेगा। उस एस्क्रो अकाउंट के अंदर ही कोई भी बायर जब कोई चीज़ परचेज करेगा उसी के अंदर पैसा देगा और उसी से डेवलपर उस प्रोजेक्ट के अंदर खर्च करेगा, या जो भी उसके अपने खर्चे हैं उनमें 75% के करीब पैसा उसको विद इन द सेम प्रोजेक्ट खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा काम होता था पहले, अगर आपने सुना होगा कि पहले दिखाते थे कि ये प्रोजेक्ट इस तरीके का बनेगा, बाद में पोजीशन तक जाते जाते प्रोजेक्ट का प्लानिंग ही चेंज हो जाती एक्चुअल में ये बहुत होता था। टावर चेंज हो जाते, कहीं टावर ऐड ऑन हो गए, ओपन स्पेस टावर आपको एक कहीं और दिया है और बाद में पोजीशन के टाइम पे उसका प्लेसमेंट पीछे हो गया, आगे हो गया। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो क्या होता था, मास्टर प्लान को अमेंड कर लेते थे अपने हिसाब से। लेकिन अब रेरा ने ये प्रावधान कर दिया, अगर आपको मास्टर प्लान जो रेरा ने स्वीकृत किया है, इसके अलावा अगर उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट करना है छोटा भी, तो 70% ऑफ द बायर्स की सहमति उसके अंदर होनी चाहिए, तभी आप कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर 70% ऑफ द बायर्स उसकी कोई सहमति दे रहे हैं तो इट मीन्स कोई अच्छा कदम होगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे बहुत सारे प्रावधान रेरा ने किए, जिसकी वजह से आज की डेट में जो प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड होते हैं, जिनके ऊपर रेरा अपना प्रोजेक्ट का नंबर दे देता है, जिसमें रेरा खुद इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसके अंदर आज की डेट में उससे सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कोई दूसरी होती नहीं है। इसीलिए आज के कस्टमर सबसे पहला सवाल होता है, पहले नहीं होता था ये सवाल, आजकल मार्केट में पहला सवाल होता है प्रोजेक्ट का रेरा है, तो बस पहला सवाल ही आता है। अगर रेरा है तो कस्टमर के लीगल डाउट्स एकदम से क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो भाई ये बहुत अच्छा आपने बताया कि एग्जैक्टली रेरा का क्या उसका है रूट मैप, कि भाई एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है। बहुत लोगों को इसकी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, आपके माध्यम से आज इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप जैसे आप रेरा का आज आप बता रहे हो, तो इसी तरीके की जैसे आप रेरा में सारी लीगैलिटीज़ क्लियर हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर होती है। तो आप किस तरीके का आज की डेट में जो मेन हमारा मुद्दा है इस चीज़ पर बात करने का, वो ये है कि भाई आप दिल्ली एनसीआर में इन्वेस्ट करो या आउटसाइड दिल्ली एनसीआर करो। बहुत सारे लोग, मैंने भी देखा है, मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। कोई गोवा बोलता है, कोई धुलेरा बोलता है, कोई कहता है उत्तराखंड ले लो सर, कोई कहता है कि सर आप जाके नवी मुंबई के आगे करजत है वहाँ ले लो। बहुत सारी ऐसी जगह जगह इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो इसके बीच में थोड़ा सा मुझे डिफरेंस थोड़ा सा बताओगे कि दिल्ली एनसीआर में ना करके आप आउट स्टेशन जो आज की डेट में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो उससे क्या उसका स्कोप है इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का? संजीत भाई बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं आपको बताता हूँ। जब हमने काम करना शुरू किया, आज हम एज ए चैनल पार्टनर काम करते हैं, तो हमारे पास भी डिफरेंट डेवलपर्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं। फिर हम पूरे देश का भ्रमण करते हैं, हर चीज़ की स्टडी करते हैं, लीगल एडवाइजर्स से बात करते हैं, वहाँ के जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं, जो डेवलपर्स प्लानिंग करते हैं, किस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग करी, जो अथॉरिटीज़ वहाँ पे मास्टर प्लानिंग करती हैं, उनकी स्टडीज़ करते हैं मास्टर प्लान की। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट कोई बुरा होता है। मुद्दा है कि आपको एक कस्टमर को उसको क्या नीड को उसकी को एड्रेस करता है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में लेट्स सपोज इंडिया करीब 8% 7% की गति से उसकी जीडीपी ग्रो कर रही है। तो इट मीन्स आपकी आप अपना कोई एसेट बनाते हैं इंडिया के अंदर, तो आपकी इतने % की अप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। अब आपने देखना है क्या आपका रिटर्न और अप्रिसिएशन इससे ज़्यादा कहाँ आ रहा है। पहली चीज़, आपने जैसे मेरे से पूछा दिल्ली एनसीआर के अंदर या आउट स्टेशन के अंदर क्या होगा। दिल्ली एनसीआर की आज मैं बात करूं तो दिल्ली एनसीआर के अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो या तो रेजिडेंशियल ऑप्शंस हैं या फिर कमर्शियल ऑप्शंस आते हैं। रेजिडेंशियल ऑप्शंस के अंदर या तो आइदर यू कैन गो फॉर अ प्लॉट, और यू कैन गो फॉर अ विला, और यू कैन गो फॉर अ अपार्टमेंट, या कहीं पे कुछ जैसे फ्री ओल्ड सिटीज है वहाँ पे आपको बिल्डर फ्लोर्स मिल जाते हैं। ये रेजिडेंशियल के ऑप्शन है। जस्ट लाइक कमर्शियल में आ जाता हूँ। कमर्शियल के अंदर ऑफिस स्पेस, रिटेल शॉप्स,
इसके अलावा आपको फूड कोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, इस तरीके के कमर्शियल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आउट स्टेशन के अंदर फ़र्क क्या है, इन पहले आपको थोड़ा सा बताता हूँ फ़र्क। आउट स्टेशन के अंदर इनसे हट के आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। फॉर किस तरीके की एग्जाम्पल भाई थोड़ा सा? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आउट स्टेशन के अंदर मिलेंगे फार्म हाउसेस, अच्छा आउट स्टेशन के अंदर आपको मिलेंगे कॉटेजेस, आउट स्टेशन के अंदर आपको मिलेंगे लीजेबल होटल स्टूडियो अपार्टमेंट्स। इस तरीके की चीज़ें आपको आउट स्टेशन के अंदर मिलेंगी। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे जो लोग हैं, इन यहाँ पे लोग आ रहे हैं रोजगार के लिए, यहाँ पे लोग रहना चाहते हैं या यहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ों की डिमांड है। उनमें अच्छा डिमांड है तो सप्लाई भी भर के है। यहाँ पे डेवलपर्स की अगर आप देखोगे तो अगर एक डेवलपर का एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, उसके बाद बैक टू बैक दूसरे डेवलपर का प्रोजेक्ट आता है, लेकिन डिमांड भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उस गति से नहीं बढ़ रही जिस गति से सप्लाई बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल नोएडा का जो एरिया है वो तो उतना ही है, उसके अंदर जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेट सपोज हर साल 10% लोग बढ़ गए या 15% लोग बढ़ गए एक डेटा के मुताबिक, लेकिन उनकी जो सप्लाई है वो सप्लाई 50% 60% तक बढ़ रही है। इसीलिए आप देखोगे दिल्ली एनसीआर में आज की डेट में 40 से 50% ऑफ द इन्वेंट्रीज कुछ जगह स्पेसिफिक ऐसी हैं जहाँ पे अनसोल्ड इन्वेंट्रीज भी आपको पड़े मिल जाएंगे। ये आप जो अनसोल्ड बता रहे हो रेजिडेंशियल और मिक्स? रेजिडेंशियल और कमर्शियल, ज्यादातर कमर्शियल में है। रेजिडेंशियल में आपको आज की डेट में पुराने अनसोल्ड ज्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि लोगों को रहने के लिए चाहिए, लेकिन कमर्शियल में आपको 50% एटलीस्ट अनसोल्ड इन्वेंट्री मिल जाएगी क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा एक्सेस कर दी गई। जब सप्लाई एक्सेस कर दी गई तो डिमांड कम हो गई, डिमांड कम होगी तो उनके रेंटल्स कम हो गए, रेंटल्स कम हो गए तो क्लाइंट को रिटर्न आना कम हो गया कस्टमर को। तब कस्टमर्स ने अच्छा एक फैक्टर ही होगा। दूसरा फैक्टर हुआ सर, जब कोविड आया था पूरी दुनिया इधर से उधर हो गई जी। इंडिया को काफी इंपैक्ट आया, आपको पता ही सर, बहुत हुआ। कोविड में लोगों को एक चीज रियलाइज हो गई सर कि भाई कभी ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो सबसे ज्यादा कोविड का इंपैक्ट या कोई महामारी होती है उसका इंपैक्ट क्या होता है, जहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी या जो मेजर टारगेट्स होती है जगह, वहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। दूसरा तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, उनमें क्या है, ग्रुप हाउसिंग्स हैं ज्यादातर। क्या आप जहां रह रहे हो, आप जहां काम कर रहे हो वहां ग्रुप में रह रहे हो आप, तो आपको एक से दूसरे में फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। लोगों ने कोविड के बाद अब मुझे बोलना नहीं चाहिए मैं, लेकिन लोगों का मुझे खुद कई कस्टमर ने फीडबैक दिया कि हम इन डब्बे के घरों से बाहर निकलना चाहते हैं। ये दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे बायर्स ने मुझे बोला कि हम इन डब्बे के घरों से बाहर निकलना चाहते हैं, हमें भी एक सुकून भरा स्पेस चाहिए जहां पे हम जाके कभी ऐसी सिचुएशन आए या हमें एक सेकंड होम का ऑप्शन मिले, हमें एक वीकेंड गेटवे मिले। इस तरीके का ऑप्शन लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया। दूसरा, लोगों ने लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। मेजर क्या था, लोगों को क्या समझ में आ गया कि अगर लैंड अपनी है तो सब आपके पास अपना है। ऐसे एक दो एग्जाम्पल जैसे हुए, फॉर एग्जाम्पल आपने गुड़गांव में एक सोसाइटी सुनी होगी, नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, तो गुड़गांव में एक सोसाइटी का गिरानी पड़ गई फॉर स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से, यहाँ नोएडा के अंदर गिरानी पड़ गई। तो लोगों को क्या है, थोड़ा सा ना सिक्योरिटी के लिए लोगों को, सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ट हुआ प्लॉट की तरफ कि हमें एक अपना इंडिपेंडेंट हाउस की तरफ जाना चाहिए या हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ फ्यूचर में अगर हमारी लैंड होगी उसके ऊपर कुछ चीज़ें कर सकें। उसकी वजह से आउट स्टेशन का ट्रेंड बढ़ने लग गया। अच्छा, अब जैसे आपने आउट स्टेशन में नाम लिए, तो मेरा अपना मानना यह है कि आउट स्टेशन में हर जगह इन्वेस्टमेंट हो रही है। जैसे आपने धुलेरा बताया, धुलेरा गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है जहां मोदी जी ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया है। एक डीएमआईसी का पार्ट है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है। उस जगह पे एक नया एयरपोर्ट डेवलप किया, उसके आसपास पूरा इंडस्ट्रियल हब डेवलप कर रहे हैं। तो वो शहर भी आने वाले 10, 15, 20 साल के अंदर एक बड़ा शहर डेवलप हो जाएगा। तो अभी वहाँ पे लोग जाके इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। दूसरा, गोवा आपको पता है एक टूरिज्म का डेस्टिनेशन है, तो लोगों का हमेशा से एक वो रहता है कि भाई मेरा गोवा के अंदर कोई चीज़ ले लूँ। लेकिन एक्चुअल में गोवा के अंदर प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो कोई भी प्रोजेक्ट्स ना गोवा के अंदर नहीं है, वो गोवा से थोड़ा आउटस्कर्ट्स के अंदर मिलेंगे या गोवा से मुंबई की तरफ मिलेंगे। क्योंकि आज भी गोवा के अंदर ट्रेडिशनल लॉज फॉलो होते हैं, गोवा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो होता है। तो गोवा की जो लैंड ओनरशिप की जो व्याख्या है वो बिल्कुल अभी अलग है, अभी भी आज भी लोगों को समझ में नहीं आती है। तीसरा, आपने जैसे मेरे को बताया बहुत सारे लोग मुंबई की तरफ, पुणे की तरफ, इसके बाद में अभी हिमाचल के अंदर कुछ दिन पहले कुछ टाइम के लिए खोल दिया गया था सोलन में भी लोग बहुत सोलन के लिए वहाँ लोग करने लग गए थे। कश्मीर वैली के अंदर लोगों ने जाने की कोशिश करी, तक में प्लॉट बहुत हुए सर। उत्तराखंड सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उत्तराखंड के अंदर लोगों की इतनी डिमांड बढ़ी क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो हर तरफ से हिमालय से घिरा हुआ है। जिम कॉर्बेट पूरा जंगल 385 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल उसको घेरता है। वहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी। उसके पीछे मुझे जो लगता है सबसे बड़ा रीज़न यही है आउट स्टेशन के पीछे जाने के पीछे कि लोगों को ना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, दूसरा एक सेकंड ऑप्शन लोगों को चाहिए, अगर उसके साथ लोगों को रिटर्न भी मिल जा रही है। जो दिल्ली एनसीआर में जहाँ पे यूजुअली आपको कमर्शियल के अंदर
6-7 कभी 5% के आसपास रिटर्न मिलती है, रेजिडेंशियल में 1.5-2-2.5% के आसपास रिटर्न मिलती है। अगर इससे ज़्यादा या इसकी इक्विवेलेंट रिटर्न हमें आउट स्टेशन में मिल जा रही है तो वहाँ पे फिर लोगों थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं आज की डेट में लेना। एक रीज़न। दूसरा रीज़न, दिल्ली एनसीआर में आज टिकट साइज़ की अगर मैं बात कर लूँ, अगर आप कोई रेजिडेंशियल चीज़ लेने के लिए निकल जाओ तो दिल्ली एनसीआर में टिकट साइज प्लॉट की अगर मैं बात करता हूं तो कोई भी कम से कम 1.5 करोड़ रुपए के आसपास 1.5 CR आपको बेयर मिनिमम चाहिए। आपको कोई अपार्टमेंट लेना है तो कोई भी नया फ्रेश लॉन्च 3 CR 3.5 CR से नीचे नहीं आ रहा है, एटलीस्ट 2 CR है ही है। गुड़गांव की तरफ चले जाओ तो 100 CR तक के प्राइजेस हो चुके हैं एक एक अपार्टमेंट के। तो यहाँ पे टिकट साइज लोगों की रीच में नहीं है। फॉर एग्जांपल कमर्शियल की बात कर लो, यहाँ पे आज कमर्शियल का जो रेट चलता है 40,000, 35,000, 45,000 पर स्क्वायर फीट का प्राइस है कमर्शियल का। ऑफिस स्पेस का प्राइस 15,000, 14,000, 12,000 तक पहुंच चुका है। तो लोगों की रीच ना, हर आदमी की रीच नहीं है कि वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे। तो आउट स्टेशन के अंदर आपको आज भी कंपेरेटिवली थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट के अंदर यहाँ के मुकाबले या यहाँ से थोड़ा बेटर रिटर्न ये हमें मिल जाता है। और एक हमें एक सेकंड थॉट सोचने का दूसरा नजरिया मिल जाता है कि कल के हमें अपना कहीं घूमने जाना हो या किसी को बताना हो, हमें अपना सेकंड होम प्लान करना हो, व्हाटसोएवर, तो हमारे पास एक डेस्टिनेशन हो। तो इसलिए लोगों का आउट स्टेशन की तरफ रुझान बढ़ रहा है। ऐसा आउट स्टेशन में जैसे ये अब जैसे आप बता रहे हो कि रुझान बढ़ रहा है, तो किस तरीके की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है और किस पर्टिकुलर, जैसे आप उत्तराखंड की अगर आप बात कर रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो उत्तराखंड में बहुत लोगों का है, तो उत्तराखंड में किस पर्टिकुलर में आपको लगता है कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन बंदा ले सकता है? जैसे कि मैंने सुना है कि उत्तराखंड में सर क्या है कि बहुत सारे लोग नहीं ले सकते हैं, तो उसमें वो नॉन उत्तराखंडी हो गया या उत्तराखंड का लोकलाइटी सिर्फ ले सकता है या नॉन उत्तराखंड भी ले सकता है, तो उसका क्या प्रोसेस और क्या रहता है सर? किस तरीके की इन्वेस्टमेंट वो बाय कर सकता है वहाँ पे? बिल्कुल सही है संचित भाई। बहुत लोगों का ये सवाल है और बहुत जनरल क्वेश्चन है। आम पब्लिक में भी लोगों को यही लगता है कि भाई पहाड़ या उत्तराखंड या दूसरे राज्य के अंदर अगर हम जाएंगे तो हम वहाँ पे परचेज नहीं कर सकते, वहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत सारी बाउंडेशंस होंगी। यस, बाउंडेशंस हैं, बट ऐसा नहीं है। बाउंडेशंस एक्चुअली इसलिए रखनी पड़ती है गवर्नमेंट को, वहाँ के लोकलाइट्स के भी हितों को समझौता ना हो। दूसरा क्या होता है कि एक्चुअल एंड यूजर, गवर्नमेंट का प्लानिंग ये होता है कि एक्चुअल एंड यूजर पहुंच पाए। अदरवाइज बाउंडेशंस क्या है? छोटी सी बाउंडेशन है सर। अगर कोई नॉन डोमिसाइल है उत्तराखंड का जी, अगर आप उत्तराखंड के नागरिक नहीं है, 2003 से पुराने, अच्छा, एक टैट है, भू कानून है उत्तराखंड का, उसका एक नियम है कि अगर आप उत्तराखंड के 2003 से पुराने नागरिक हैं तो आप वहाँ पे कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अगर 2003 से पुराने नागरिक नहीं है तो आप मैक्सिमम 300 स्क्वायर यार्ड या टू बी प्रिसाइज 250 स्क्वायर मीटर लैंड ले सकते हैं, बट लैंड शुड बी रेजिडेंशियल। अगर आप रेजिडेंशियल लैंड लेते हो 250 स्क्वायर मीटर तक ले सकते हैं। अगर उत्तराखंडी हैं, आप वहीं के बिलोंग करते हो, तो फिर आप कितनी भी लिमिटेशन नहीं है। कुछ लोगों का ये डाउट भी है, आप मैं ऐड कर देता हूँ कि अगर मैं अपने नाम पे ना लेके अपनी कंपनी के नाम पे ले लेता हूँ, ये भी लोगों का डाउट होता है। तो इसमें भी कोई अलग नहीं है चेंजेस। कंपनी भी इंडिविजुअल की तरह ही एक आइडेंटिटी है। तो जैसे इंडिविजुअल का 2003 से पुराना वहाँ का एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है, ऐसे ही कंपनी भी उत्तराखंड के अंदर 2003 से पुरानी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो तब आप उत्तराखंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी लिमिटेशन भी 250 स्क्वायर मीटर तक ही है मैक्सिमम। 250 स्क्वायर मीटर आप मैक्सिमम ले सकते हैं। Okay. अब आपने कहा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस वहाँ क्या क्या मिल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की मैं बात करूँ, आउट स्टेशन के अंदर आपको सबसे पहला ऑप्शन होता है प्लॉट्स, कि आप एक प्लॉट लीजिए, उस प्लॉट को आप लेके छोड़ दीजिए, उसके कुछ दिन के बाद एप्रिसिएशन हो जाएगा, या फिर उसके अंदर आप उसका एक सेकंड होम बना सकते हैं, उसके अंदर अपना एक कॉटेज बना सकते हैं, उसके अंदर अपना एक होम स्टे बना सकते हैं। क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ निकाली हुई है, जैसे उत्तराखंड की अभी नई पर्यटन नीति आई हुई है। अच्छा सर, उत्तराखंड क्या है बेसिकली सर ये थोड़ी सी? इसमें क्या है आपको तो अभी आपको पता होगा G20 समिट हमारे यहाँ आयोजित हुई। हमारे इंडिया के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन था, मतलब पूरा टाइम लगा। तो उसकी पहली जो समिट थी वो रामनगर को चुना गया उत्तराखंड के। अच्छा, रामनगर के अंदर G20 की पहली समिट हुई, जिसमें G20 के जितने भी प्रतिनिधि देश थे तो उनके सब प्रतिनिधि वहीं आए, वहीं पर रुके। उसके बाद उनको पूरा जिम कॉर्बेट जंगल दिखाया गया, उनको इस गोल्डन ट्रायंगल का भ्रमण कराया गया। गोल्डन ट्रायंगल किसको कहते हैं? हमारे यहाँ 2 गोल्डन ट्रायंगल आते हैं नॉर्थ इंडिया में। पहला गोल्डन ट्रायंगल है दिल्ली, आगरा, जयपुर। दिस इज द फर्स्ट गोल्डन ट्रायंगल जहाँ पे सारा टूरिज्म हब जाता है। दूसरा गोल्डन ट्रायंगल कहा गया इसको रामनगर, नैनीताल, कैंचीधाम, भीमताल। अच्छा, तो दिस इज द एरिया। वहाँ लोग आए, पहले रामनगर रुके, वहाँ जिम कॉर्बेट देखा, कॉर्बेट फॉल्स देखे, वहाँ पे जंगल सफारी करी। उसके बाद आपको पता है नैनीताल हमारे ट्रेडिशनल एंशियंट टाइम से ही
लोगों की हमेशा हनीमून डेस्टिनेशन के तौर पे, घूमने जाने के तौर पे, लेक सिटी के तौर पे जाना गया, तो हमेशा नैनीताल लोग जाना पसंद करते थे। उसके बाद उत्तराखंड का नाम ही मेन बेसिकली नैनीताल कहलाता है। उसके बाद अभी आपको पता है कोविड के बाद श्रद्धा के मामले में लोगों की श्रद्धा बहुत ज़्यादा, भगवान के प्रति श्रद्धा बहुत ज़्यादा उमड़ने लगी है। तो एक बहुत बड़ा धाम वहाँ पे है, कैंची धाम, अगर आपने सुना हो तो बाबा नीम करोली का धाम है। तो वहाँ पे बहुत लोग श्रद्धालु वहाँ जाते हैं। वहाँ पे लास्ट ईयर की मैं आपको बताऊँ, सिर्फ कैंची धाम में रजिस्टर्ड जो लोग गए थे वो 2 करोड़ लोग का विजिट हुआ सिर्फ कैंची धाम के अंदर, जो रजिस्टर्ड जो लोग वहाँ पे एंट्री हो रहा है मंदिर के अंदर, सिर्फ एक मंदिर के लिए, सिर्फ धाम के लिए। तो वो बाबा के अंदर इतनी श्रद्धा है वहाँ लोगों की, वहाँ जाते हैं। उसके बाद भीमताल, वहाँ पे एक डेस्टिनेशन पड़ता है भीमताल, नौकुचिया ताल, वहाँ पे सारा हिली एरियाज है, सारा व्यू है। तो ये वाला जो ट्रायंगल है इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। इस वाले ट्रायंगल के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक नई पर्यटन नीति बनाई, जिसके अंदर उनका क्या सुझाव था, उन्होंने एक निर्देश दिए कि अगर आप चाहे उत्तराखंड के नागरिक हो, चाहे आप उत्तराखंड के नागरिक नहीं हो, आपके पास जितनी ज़मीन है, तो एज पर द रूल जो बाहर का है उसके पास 250 स्क्वायर मीटर होगी। कोई अगर मान लीजिए लोकल है, वहाँ का डोमिसाइल है वहीं का, तो उसके पास ज़्यादा भी हो सकती है। रूल उन्होंने बनाया कि सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो कि आप अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर, रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर या रेजिडेंशियल ज़मीन के ऊपर कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो विदाउट एनी कमर्शियल लाइसेंस। बहुत अच्छी बात है, मतलब तो, कोई भी कमर्शियल लाइसेंस ना लेके आप रेजिडेंशियल प्लॉटिंग पे आप कर सकते हैं। रेजिडेंशियल आपका प्लॉटिंग और रेजिडेंशियल आपका लैंड टाइटल होना चाहिए। उसके ऊपर थोड़ी सी लिमिटेशन उसमें इन्होंने लगाई कि बहुत बड़े प्लेयर्स ना इसके अंदर कूद जाएं, जो एक्चुअल जिनको लाभ होना चाहिए उनको ना मिले। तो उन्होंने लिमिटेशन लगाया कि उसमें लिमिटेशन है कि आप 6 रूम तक का कोई होटल बनाएं, या 6 रूम तक का कोई होम स्टे बनाएं, या 6 रूम तक का कोई रिजॉर्ट बनाएं आप, तो उसके अंदर आपको कोई भी कमर्शियल लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट के देखो सिंपल सी चीज़ है, जो 6 रूम से ज़्यादा बना रहा है तो सिंपल है कि वो थोड़ा बड़ा प्लेयर है, जो बड़े बड़े को खेल रहा है, तो वो तो कहीं भी बिजनेस कर सकता है। ये अपॉर्चुनिटी उनको दी जा रही है जो लोग अभी इनिशियल अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने लिए एक ROI, एक रेंटल इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, अपने घर परिवार की जीविका को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ के लेवल्स ऊपर लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे लोग जो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं वहाँ जाके इन्वेस्ट करें। मिशन चलाया हुआ है इन्वेस्ट इन उत्तराखंड। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से लिए हुए। तो भाई जैसे अभी आपने बताया कि ये तो बहुत अच्छी एक मतलब बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों का जो एज अ इन्वेस्टर वहाँ पे जा रहा है या जो लेना चाह रहा है, जो अपना स्टार्टअप बनाना चाह रहा है। जैसे आज की डेट में इंडिया में भी स्टार्टअप को बहुत तवज्जो दी जाती है, जैसे कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और वैसे भी। तो इस तरीके की जो आप इन्वेस्टमेंट बता रहे हो कि आप रेसिडेंशियल में हम कमर्शियल एज अ लाइसेंस विदाउट एनी लाइसेंस हम रन कर सकते हैं वहाँ पे, तो इसमें एक मेरा पर्सनल भी क्वेश्चन है और इस तरीके के बहुत सारे डाउट्स व्यूअर्स के भी होंगे कि जैसे उत्तराखंड में अगर बात करो तो लोग कहते हैं पहाड़ में लेना है, मतलब पहाड़ यानी कि मतलब कि आपका नैनीताल हो गया, नैनीताल से ऊपर आप चले जाओ, कौसानी है, मुक्तेश्वर है, भीमताल है, लोग इसमें कहते हैं। तो उधर जो इन्वेस्टमेंट करनी है या और जो आप बता रहे हो जैसे रामनगर में आप बता रहे हो पिछली अभी लास्ट कि रामनगर में बहुत सारा टूरिज्म बूस्ट हो रहा है, G20 समिट हुई, तो इसमें थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए आप बताओगे कि किस तरीके का डिफरेंस है कि भाई पहाड़ों में उस जगह हिली एरिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है या प्लेन एरिया या बिल्कुल जैसे हम कहते हैं जस्ट टू हिली एरियाज की जो प्लेन लैंड्स होती हैं, जैसे रामनगर है, हल्द्वानी है, आपका काठगोदाम हो गया, तो उसमें बेटर इन्वेस्टमेंट है कि हिली एरियाज में? बहुत बड़े संचित भाई आपने पूछा है। मैं बता दूँ, कुछ ना हमारे समाज के मिथ होते हैं और उन मिथ्स को जब तक आप एक्चुअली में प्रैक्टिकलिटी में नहीं जाओगे, मिथ तो बहुत है भाई लोगों में। हाँ, तो तब तक आप प्रैक्टिकलिटी में नहीं जाओगे, तब तक वो मिथ टूटेंगे नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी ने 3-4 बार उत्तराखंड गए, तो तीनों चारों बार जाके उन्होंने ये घोषणा करी कि रामनगर को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। अच्छा जी। हाँ, मैं आपको इसका एक वीडियो शेयर करूँगा। तो उन्होंने जाके बोला कि आप कम से कम अपने परिवार की एक शादी एटलीस्ट रामनगर के अंदर आके कराएं, उत्तराखंड कुमाऊं रीजन के अंदर आके कराएं। तो इस लेवल पे गवर्नमेंट की प्लानिंग है रामनगर को डेवलप करने की। अच्छा। रामनगर में एक रीज़न क्या है, मैं आपके वाले पॉइंट पे आऊँगा कि हिल स्टेशन वर्सेस एडजेसेंट टू हिल स्टेशन क्या रहता है। मैं आपको थोड़ा सा इसलिए क्योंकि एक बात रह गई। नहीं बिल्कुल भाई बिल्कुल प्लीज़। तो पर्यटन नीति पे मैं आपको बता रहा था, तो ये वाला जब बनाया है होम स्टे, कॉटेजेस, रिजॉर्ट, होटल आप बना सकते हो रेजिडेंशियल के अंदर। उसके साथ साथ
वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे मैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ हब डेवलप हो रहा है। दूसरा क्या है ये रीज़न आउट स्टेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर इधर लोग क्यों ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं टूरिज्म पे मैं आपको बात को ले जा रहा था। कैंची धाम के अंदर इतना टूरिस्ट आता है, नैनीताल के अंदर आता है, रामनगर आता है, भीमताल, ये पूरा सर्किल घूमते हैं। आजकल एक नया टूरिज्म डेवलप हो गया है, ये टूरिज्म तो है ही है कि वेडिंग का टूरिज्म हो गया, श्रद्धा का टूरिज्म हो गया, लोग जी भाई। चले गए फैमिली के साथ चले गए टाइम स्पेंड करने। और आजकल नया टूरिज्म है कॉर्पोरेट टूरिज्म। ओके भाई। कॉर्पोरेट टूरिज्म इस लेवल पे वर्किंग है। आप अगर आपके कुछ लोग यहाँ दिल्ली एनसीआर में आपके ऑब्वियसली आपके बहुत Obviously सारे भाई, फ्रेंड्स अलग अलग कंपनियों में मैं वर्किंग कई होंगे, बार मैं ही जाता हूँ, ऐसा नहीं तो है। आप जब अगर उनसे पूछोगे तो अगर उनकी कंपनी के अंदर साल में 10 ट्रिप्स हो रहे हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ उसमें से 6 या 7 सिर्फ रामनगर जिम कॉर्बेट एरिया के आसपास हो रहे ऐसा होंगे। क्यों है भाई? ये उसके थोड़ा सा पीछे सबसे बड़ा रीजन है कनेक्टिविटी। अच्छा। यहाँ से रामनगर की जो डिस्टेंस है वो करीब 4.5 घंटे का ड्राइव है। जी भाई। 4.5 घंटे का ड्राइव ऐसा होता है कि आप आराम से एक ही विदाउट एनी स्टॉप आदमी पहुंच सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण कि मैं सिर्फ रामनगर जाके आपको ना एक तरीके का टूरिज्म नहीं मिल रहा। जब फॉर एग्जांपल अगर मैं गढ़वाल से कंपेयर करूं, गढ़वाल मैं में अभी सॉरी भाई, आपको इंटरप्ट करूंगा। मैं इसी क्वेश्चन पे दूसरा मेरा भी आ रहा था कि आप जैसे इंसिस्ट आपका है कि भाई पर्टिकुलरली आप बता रहे हो कुमाऊं रीजन में ये इन्वेस्टमेंट का वो है, इनविटेशन है कि आप इस तरीके की इन्विटेशन कर सकते हो इन्वेस्ट। तो वो सेम चीज़ लोगों में एक और भी आती है कि जैसे देहरादून है, मसूरी है, जिसे आप बता रहे हो कि वो जैसे गढ़वाल रीजन में आता है, और ऋषिकेश है। तो ऋषिकेश भी एज अ वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए बहुत फेमस है। तो इन कंपेयर टू जो इन्वेस्टर है तो उसे गढ़वाल में क्यों करनी चाहिए या क्यों नहीं करनी चाहिए, और उसके कंपैरेटिव में कुमाऊं में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और रिटर्न लेना चाहिए, तो उसका आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट मेरे को बताओगे क्या है मेजर रीज़न? मैं आपको एक सवाल करता हूँ, मुझे आप एक सवाल कर दो। लास्ट अभी आपने जो प्राकृतिक आपदाएं सुनी हैं जी भाई। वो पिछले 3 से 4 साल के अंदर या पिछले 10 साल के अंदर आपने कहाँ सुनी है? कहाँ कहाँ कौन सी भाई बड़ी प्राकृतिक आपदाएं जो हमारे देश में आई हैं? मोस्टली भाई हिमाचल, और आपका इधर ऊपर अभी रिसेंटली आपने देखा होगा उत्तरकाशी में हुई है मैं बहुत बड़ी। एग्जैक्टली मैं इसी बात पे आ रहा था। इससे पहले भी केदारनाथ हुआ था, जी भाई। बद्रीनाथ हुआ, पूरा बहुत उत्तराखंड उधर बह का। गया था, उत्तराखंड के अंदर त्रासदी आ गई थी। तो क्या होता है गढ़वाल रीजन के अंदर क्या हो चुका है, डेंसिटी अब काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी है। गढ़वाल के अंदर गढ़वाल रीजन स्टार्ट होता है यहाँ से, दिल्ली से आप मेरठ जाओ, मेरठ के आगे मुजफ्फरनगर, रुड़की, रुड़की के बाद आप आगे जाओ हरिद्वार, जी भाई। हरिद्वार से आपका गढ़वाल रीजन स्टार्ट होता है। इधर हरिद्वार हो गया, नजीबाबाद से आप आगे चले जाओ कोटद्वार, कोटद्वार, लैंसडौन, दोगड्डा, पौड़ी, ये इलाका हो गया। इधर हो गया आपका हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी, इसके बाद देहरादून ऊपर चले गए तो रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारा धाम ये पूरा आता है गढ़वाल। गढ़वाल में मेजर जो टूरिज्म है वो है सिर्फ स्पिरिचुअल टूरिज्म। एक बिकॉज ऑफ हरिद्वार, सिर्फ हरिद्वार ऋषिकेश बद्रीनाथ, केदारनाथ, दोनों, ये सब बद्रीनाथ, चारों धाम आपके इसी चारों तरफ धाम पड़ेंगे। वही हैं। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल टूरिज्म आपको मिलेगा। अच्छा जी। स्पिरिचुअल टूरिज्म होने की वजह से बहुत सारे ऐसे टूरिज्म होते हैं आप समझ सकते हैं जो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जी मैं तो समझ रहा हूँ आपकी स्पिरिचुअल बात, में सिर्फ बिल्कुल। श्रद्धा वाले ही लोग जा पाते हैं। बिल्कुल भाई। दूसरा क्या है, एक ऋषिकेश ऐसी जगह, एक रिवर राफ्टिंग को छोड़ दिया जहाँ पे कुछ लोग जाते हैं, एक दिन की आउटिंग करके वापस आ जाते हैं। ये एक टूरिज्म वहाँ चल रहा है जो कि मुझे लगता है गढ़वाल का सबसे फेमस टूरिज्म जो रह गया वो रिवर राफ्टिंग रह गया ऋषिकेश। ऋषिकेश ही है बेसिकली भाई, जितने भी आप तो सारे के सारे लोग वहाँ जा रहे हैं। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको कुमाऊं से, कुमाऊं रीजन के अंदर आपको स्पिरिचुअल टूरिज्म तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 2 बड़े धाम आपको वहाँ मिलते हैं, एक हनुमान धाम, दूसरा कैंची धाम। मैंने आपको बताया कैंची धाम आज की डेट में कोई कंपैरिजन नहीं है टूरिस्ट विजिट के मामले में। अयोध्या के बाद दूसरा सबसे ज्यादा विजिटेड वो है, अभी आपने आज के बताया डेट था में 2 करोड़ के आसपास 2 करोड़। उसके बाद हनुमान धाम की भी बहुत मान्यता होती है। उसके बाद तीसरे वहाँ पे और देवी का मंदिर है। आपने नदी के बीच में, कोसी नदी के बीच में आपने मंदिर सुना है? तो गिरजा देवी मंदिर। गिरजा देवी टेम्पल बहुत फेमस है, वहाँ पे लोग जाते हैं। वहाँ पे अगर जाने का मतलब है आपको 4 से 5 घंटे आपको वेटिंग करना ही पड़ेगा दर्शन के लिए। एक टूरिज्म हो गया स्पिरिचुअल। उसके बाद दूसरा टूरिज्म आता है एडवेंचरस टूरिज्म। एडवेंचरस टूरिज्म जैसे जो मैं ऋषिकेश में बात होती है वो यहाँ पे आपको मिलता है जंगल सफारी के रूप में। यहाँ पे जो कि वहाँ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको जिम कॉर्बेट की जंगल सफारी करने का ऑप्शन है। जंगल सफारी करने के लिए 8 से 9 गेट रामनगर के आसपास के रीजन में खुलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आमडंडा गेट हो गया, सीताबनी गेट हो गया, देला गेट हो गया, अपना फाटू गेट हो गया, तो इस हाथीडगर गेट हो गया। इस तरीके के गेट्स आपको रामनगर के आसपास मिलेंगे। ये दूसरा टूरिज्म हो गया। एडवेंचर टूरिज्म में ही दूसरा आता है
म्यूजियम्स हो गए, इसके अलावा वाटरफॉल्स हो गए, तो आपको रामनगर और नैनीताल आपको इसी मल्टीपल रेंज एक में, रिक्रिएशनल तो एक्टिविटीज का रिक्रिएशन जोन है। ये सारा का सारा जोन आपको मिल जाता है रामनगर के अंदर। इसके बाद तीसरा टूरिज्म आता है एजुकेशनल टूरिज्म की, अगर जी मैं भाई। बात करता हूँ तो कुमाऊं रीजन के अंदर बड़ी बड़ी 2-3 अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे टूरिज्म आता है। नैनीताल यूनिवर्सिटी आपको पता है, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी आप जानते हैं, काशीपुर के अंदर आईआईटी है काशीपुर के अंदर। तो ये सारा का सारा क्या है, एजुकेशन के नाम पे भी टूरिज्म आपको मोस्ट मिलता फेमस है। आपकी अभी कुमाऊं यूनिवर्सिटी, बहुत कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो गई, सबसे बड़ी सारी है की सारी आपको एग्रीकल्चर पढ़ाई के एजुकेशन लिए। के नाम पे टूरिज्म मिलता है। उसके बाद आपको जो टूरिज्म मिल रहा है दैट इज ट्रैकिंग का टूरिज्म मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जाने पे रास्ता ट्रैकिंग, केदारनाथ तक ट्रैक है, आप श्रद्धा के नाम, श्रद्धा के लिए जाते हैं जी भाई। ऑब्वियसली, लेकिन कुमाऊं रीजन में मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, कितना खूबसूरत एक हिल स्टेशन है, रानीखेत हो गया, इसके बाद पिथौरागढ़ तक का पूरा आप जंक्शन, पूरा वो बेल्ट ले लीजिए, तो इस बेल्ट के अंदर अपार संभावना है टूरिज्म की। और अभी ये बेल्ट, अभी वहाँ पे लोग पहुँचे बहुत कम है। सबसे बड़ी बात क्या है, गढ़वाल के अंदर रीच लोग ज़्यादा पहुँच चुके हैं, तो डेंसिटी बढ़ चुकी है, वहाँ लोग पहुँचे कम है जो जाके बस गए हैं। गवर्नमेंट ने लिमिटेशंस मतलब कर दी आपका है कहने का मतलब है कि जैसे गढ़वाल रीजन में मोस्टली वो एक तरीके से मेट्रो सिटी में कन्वर्ट हो चुका है, धीरे जो धीरे। आपको दिल्ली हाँ। एनसीआर में मिल रहा है, तो वही सेम चीज आपको गढ़वाल में मिल रही है। आप देखो ना Basically, एग्जाम्पल, आज देहरादून के अंदर, आप हरिद्वार के अंदर, आज हरिद्वार के अंदर जो कोई भी रेरा अप्रूव्ड अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके प्राइसिंग 1.25 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड या अच्छा 1 जी। लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड से नीचे प्राइसेज ही नहीं आ वो रहे। है। तो इस प्राइस में दिल्ली एनसीआर में चीज अवेलेबल हो जाती है। तो जो आउट स्टेशन प्रॉपर्टी का मजा Motive था, है। जो मोटिव था Motive कि है, वो आपको कम fulfill इन्वेस्टमेंट, वो वहां आप वो फुलफिल आपका नहीं fulfill नहीं होता, होगा। वो कुमाऊं के अंदर भी आपका फुलफिल होता है। तो मेरा सजेशन हर आदमी को ये रहता है कि इन्वेस्ट ऐसी जगह करो जहां पे, हमारे बोलते थे कि बच्चा, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे बच्चा ना गिर गिर के ही बड़ा होता है, और इन्वेस्टमेंट हमेशा वहां करो जहां पे चीजों की स्टार्टिंग हो, जी। जहां ऑलरेडी आपका सेचुरेशन पॉइंट आ गया या जहां पे आपकी डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट पे आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मैं हमेशा लोगों को ये एडवाइस करता हूं, जहां पे चीजें स्टार्ट हो रही हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करो। ओके। तो भाई इसमें जैसे आप बता रहे हो कि कुमाऊं में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस पर्टिकुलर पैच में आपको क्या लगता है कि कौन सी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इसमें बूस्ट मिलेगा आगे, एज ए इकोनॉमिक ग्रोथ वाइज में, या उसमें कौन सी आपको इंडस्ट्री इसमें लगती है कि बहुत ज़्यादा आगे स्कोप है उस चीज़ का? संचित भाई, मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा तो क्योंकि ये टूरिज्म हब बन रहा है, तो टूरिज्म की पूरी इंडस्ट्री इसके अंदर बेनिफिट होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर सारे होटल्स हो गए, सारे फूड कोर्ट्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, जो भी क्लाइंट्स को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा सेक्टर हॉस्पिटैलिटी होगा। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का आज की डेट में लोग इसीलिए ज़्यादा उस तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हॉस्पिटैलिटी की वजह से ही कर रहे हैं। आपको जितने भी प्रोजेक्ट सुनाई आप सुनोगे कि हम ये प्रोजेक्ट आ रहा है कुमाऊं के अंदर, या ये प्रोजेक्ट आ रहा है रामनगर के अंदर, ये प्रोजेक्ट नैनीताल के अंदर, ये प्रोजेक्ट मुक्तेश्वर के अंदर, तो सारे लोग हॉस्पिटैलिटी को ही प्रमोट कर रहे हैं। हॉस्पिटल के, कोई कह रहा है कि हम यहाँ पे वो लेके आएंगे, स्टूडियो अपार्टमेंट्स लेके आएंगे, कोई बोल रहा है कि हम यहाँ पे विलास बनाएंगे, कोई भाई। बोल रहा है कि हम इसके अंदर आके एक होटल आएगा, इस तरीके से चीज़ें होंगी। तो हॉस्पिटैलिटी को प्रमोट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय इस रीज़न के लिए जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको बहुत अच्छा रिटर्न इसके ऊपर मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है। कितने हिसाब का आपको लगता है कि ग्रोथ एक है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में? क्या मतलब किस मल्टीपल ऑफ, जैसे कहते हैं ना 3x है, 4x है, 5x मैं है? आपको मैं आपको बताता हूँ, कोविड से पहले जब हम आते थे रामनगर कुमाऊं रीजन के अंदर, तो जो अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूंगा, अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स जब होते थे, तो अनअप्रूव्ड ना दो तरीके की चीज़ होती है, एक होती है एग्रीकल्चर लैंड और एक होता है रेजिडेंशियल प्लॉट। रेजिडेंशियल प्लॉट कैसा होगा, किसी ने एक प्लॉटिंग कॉलोनी काटी और उसके अंदर प्लॉट दे दिए। इसके ऊपर कुछ लोग करते हैं कि उस लैंड का 143 कराया, उसके अंदर प्लॉट दे दिए उनके ऊपर। तो कोविड से पहले या कोविड के बाद भी, जैसे मैं 2021-22 की बात कर लेता हूँ आपसे, तो 400 रुपये, 300 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके 500, 500, 600, 700 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक मैक्सिमम कॉस्ट होती थी प्लॉट्स की। आज की रेट में, अभी मैं रिसेंटली बात करूँगा, उन्हीं साइट्स के प्राइजेस अराउंड 2200 टू 2500, 2800, इवन कुछ साइट्स मैंने देखी जो 4000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक भी पहुंची। मैं किन साइट्स की बात कर रहा हूँ? देज आर अनऑर्गेनाइज्ड, अनअप्रूव्ड, जिन साइट्स के ऊपर कोई बैंक लोन अवेलेबल नहीं होता है, उन साइट्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो उन साइट्स के अंदर भी करीब 8x तक का एप्रिसिएशन हुआ है कोविड के बाद से। तो इतना जबरदस्त एप्रिसिएशन, और आज भी दिस इज जस्ट पीनट्स फॉर दिल्ली एनसीआर इन्वेस्टर्स। यहाँ के प्राइस से अगर कंपेरिजन करोगे तो वहां से 20 टाइम्स कम है यहाँ से।
ऑब्वियसली भाई, तो अगर आप- अभी जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट, जैसे जैसे टाइम होगा, जैसे जैसे वहाँ डेवलपमेंट्स आएंगे, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जैसे जैसे लोगों का और रुझान बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होती जाएगी, वैसे वैसे ये मल्टीपल उसी तक पहुंचेगा। आज मैं आपको बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, आज आप कोई भी अपने दिमाग में सोचो, मतलब कहीं भी दुनिया में कोई अगर अप्रूव्ड प्रोजेक्ट आ रहा है, आप सोचो एक कोई प्लॉटिंग डेवलपमेंट लेके आता है तो वो किस प्राइस के अंदर कोट होता है? भाई अगर दिल्ली एनसीआर में बात करो तो 1.5 लाख रुपए से कम तो कुछ है ही नहीं आज के आप डेट में। दिल्ली एनसीआर से प्लॉटिंग की बाहर, अगर मैं बात आप करूँ, दिल्ली एनसीआर के बाहर भी कहीं भी देखोगे, मैं क्योंकि हम अक्रॉस कंट्री काम करते हैं, तो इवन इन लखनऊ, हम लोग लखनऊ के अंदर प्रोजेक्ट्स किए हैं, इवन अयोध्या के अंदर HOABL लेके आया है, उसके बाद प्लॉट्स लेके आया HOABL, हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा एक ग्रुप है, वो बॉम्बे के आगे, नवी मुंबई के आगे प्रोजेक्ट्स लेके आए। तो लाख रुपए इज अ स्टैग्नेंट अमाउंट, 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड, ये एक नॉर्मल रेरा का प्राइस है। लोग इस तक सोचते हैं कि कम से कम इस प्राइस में आएगा। तो आज वहाँ पे भी जब जब प्रोजेक्ट्स आने स्टार्ट होंगे रेरा अप्रूव्ड, जब वहाँ पे बिल्डर्स आने स्टार्ट होंगे, जब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जैसे जैसे होना स्टार्ट होगा, ये प्राइस वहाँ तक पहुँचेगा। आप समझ रहे हो? मतलब तो इतना स्कोप है। आपके हिसाब से बेयर मिनिमम 5x तो डे वन से अब हम एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही आपको स्कोप मिलेगा आप जितने टाइम तक होल्ड करेंगे। अभी मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर कम से कम प्राइस 3 से 4 गुना और बढ़ेंगे भी। ओके भाई, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे आप अभी बता रहे थे, तो इसमें बहुत सारे ऐसा हुआ था पीछे, मैंने भी रिसर्च करी थी कुछ चीज़ों पे, कि लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, जैसे आप बता रहे हो कि लोगों ने इन्वेस्ट किया उत्तराखंड में, कुमाऊं में ही एक पर्टिकुलर प्लेस पे। तो वहाँ पे लोगों को उतना बेसिकली ये हुआ कि वो लैंड है ही नहीं, कुछ चोरी हो गई है, मतलब पता ही नहीं है क्या किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या है। तो भाई इसको किस तरीके से आप कैटर करते हो कि भाई सेफेस्ट, अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो सेफेस्ट है और उसको सिक्योर है उसकी पर्टिकुलर देखिए इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल सही है, और ऐसा ही होता है। आउटस्टेशन के अंदर लोगों का सबसे बड़ा जो डर होता था वो यही डर होता था कि आप अपने नज़दीक में हो तो आप 4 तरीके की जानकारी ले सकते हो, आप 4 लोगों से पूछ सकते हो कि भाई इस लैंड के बारे में क्या है, 4 लोगों से आप बात कर सकते हो। जब आप आउटस्टेशन जा रहे हो तो आपकी रीच कम है, आपकी ना लिमिटेशन है, आपको ये नहीं पता कि आपको भाई किससे बात करनी है। लैंड के पूरी दुनिया में कुछ ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मतलब जो प्रोसेस है वो सबसे पहले होता है उसका लैंड की कौन से ownership। डॉक्यूमेंट्स होते हैं थोड़े से मेरे भाई? सबसे पहले ना आपको देखना है लैंड की ओनरशिप किसके नाम पे है। लैंड की ओनरशिप इससे पहले किन के नाम पे थी, उनसे अगर इनके नाम पे आई तो वो कैसे आई, वो किस टाइटल डीड के थ्रू आई, वो रजिस्ट्री से आपके पास आई या वो मोटेशन से आपके पास आई, वो खसरा खतौनी के थ्रू, रजिस्ट्री की मोटेशन के थ्रू आई, या सिर्फ रजिस्ट्री से आपके पास रजिस्ट्री आ गई, या किसी पावर ऑफ अटर्नी से या एग्रीमेंट से आपके पास ओनरशिप आई। आपने ये देखना है। उसके बाद आपने देखना है लैंड के ऊपर कोई ड्यूज तो नहीं है, मतलब उस लैंड के ऊपर कोई बैंक से कोई लोन, कोई फाइनेंस, इस तरीके की चीज़ें तो नहीं, तो उसको आपको बैंक से इनकम बैंक सर्टिफिकेट आपको लेना होता है उस लैंड के लिए, वो उसके पास होना चाहिए। उसके बाद लैंड का टाइटल, उस लैंड का टाइटल ज़्यादातर जिस तरीके का प्रोजेक्ट्स बता रहे हो ये कहाँ होता है, वहाँ लैंड टाइटल हमेशा एग्रीकल्चर होता है। अच्छा भाई, जहाँ एग्रीकल्चर लैंड टाइटल होगा वहाँ पे आप रेजिडेंशियल यूज़ नहीं कर सकते हैं, लैंड का टाइटल रेजिडेंशियल होना चाहिए। कुछ लैंड्स को कन्वर्ट भी कराया जाता है रेजिडेंशियल के अंदर, लेकिन वो अपने सेल्फ पर्पस के लिए किया जाता है। उसके बाद होता नॉट फॉर द है इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर द सेल पर्पस या प्लॉटिंग पर्पस। लेकिन लोग क्या करते हैं, लैंड को 143 या लैंड को रेजिडेंशियल कन्वर्ट कराने के बाद उसके अंदर प्लॉटिंग कर देते हैं, फिर उसको आगे दे देते हैं, टुकड़ों में रजिस्ट्रियां कर देते हैं। उस रजिस्ट्री को बोलते हैं हिस्से की रजिस्ट्री। अच्छा जबकि ये ओनरशिप का एग्जैक्ट ये आपकी ओनरशिप नहीं हुई declared। होती ओनरशिप है, दैट इज आप समझ सकते हो एक आपकी वर्चुअल ओनरशिप है। ओके, आप एक साइट है, एक डेवलपर ने लेट सपोज 10 बीघा लैंड लिया, उस लैंड के ऊपर मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ, 10 बीघा लैंड किसी किसान से मान लीजिए पूरा उसने ले लिया। ओके भाई, लेने के बाद उसने उसके अंदर 100 प्लॉट्स काट दिए, 100 लोगों को प्लॉट्स बेच दिए। अब वो लैंड का अगर मैप अप्रूव नहीं है, मैप तो ये मैप अप्रूवल कहाँ से होता है भाई? मैप अप्रूव होते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से। कुछ जगह होंगे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती है, कुछ जगह होते हैं जिला पंचायत से। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का अलग अलग है, दोनों ही को ऑथराइज है। जिला पंचायत भी अप्रूव कर सकती है मैप, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नैनीताल की बात करूंगा तो नैनीताल डेवलपमेंट अथॉरिटी, या जिला पंचायत नैनीताल से भी पास करा सकते हो। अच्छा, दोनों के अपने नॉर्म्स हैं। जिला पंचायत से पास कराते हो तो उसकी गाइडलाइंस अलग है, एनडीए से पास कराओगे उसकी गाइडलाइंस अलग है। आप जितना ऊपर जाओगे उसकी गाइडलाइंस थोड़ा सा बढ़ती चले जाएंगे, उतने आप सेफ होते चले जा रहे हो।
यहाँ पे लोग क्या करें, सबसे ऊपर रेगुलेटरी रेरा आती है। रेरा तो फिर जिस प्रोजेक्ट पे आपको रेरा मिल गया, जिस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर आ गया, जिस प्रोजेक्ट पे रेरा का ठप्पा लग गया, तो फिर वहाँ लीगलिटीज का नाम खत्म हो जाता है कि वहाँ पे आप लीगली 100% श्योर हो गए, बिल्डर बैकग्राउंड से आप श्योर हो गए, आप लीगली सेफ हो गए कि आपको आपकी लैंड पे ओनरशिप में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको प्लॉट के पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके पैसे का मिसयूज नहीं करेगा बिल्डर, वो प्रोजेक्ट के अंदर ही पैसा यूज होगा, पोजीशन आपको टाइम पे मिलेगा। बेसिकली हम बात करें तो वो सुपरविजन रहेगा, एक लीगैलिटी जितनी भी वहाँ पे गवर्नमेंट है, जो भी डिजाइंड है कोई अथॉरिटी, तो उसके बीच मतलब उसका सुपरविजन रहता है। बिल्कुल इन केस बिल्कुल यही होता है। मैं वो रहेगी थोड़ी सी बात, जब मैप बनाया उन्होंने, मैप बना के 100 लोगों को बांट दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने उन 100 लोगों की रजिस्ट्री भी करा दी। अच्छा भाई, रेंटो को क्या होता है कि उस प्लॉट में तो रजिस्ट्री हो रही है, रजिस्ट्री इज नॉट योर ओनरशिप, एक्चुअल ओनरशिप प्रूफ। बट भाई रजिस्ट्री तो सबसे ऊपर डॉक्यूमेंटेशन मैं बता, रजिस्ट्री का हिंदी में मतलब होता है बैनामा। बै मतलब बेच दिया। अच्छा जी, ठीक है जी, सेल डीड के अंतर्गत आती है, आर्टिकल 19 की डीड होती है, इसको बोलते हैं बैनामा। बैनामा का मतलब मैंने आपको बेच दिया, ये आपकी ओनरशिप का प्रूफ नहीं है। अच्छा, ओनरशिप का प्रूफ होता है आपका मुटेशन, उसको बोलते हैं दाखिल खारिज। दाखिल खारिज, दाखिल खारिज के अंदर क्या होता है कि क्या ये प्लॉट नंबर आपका दाखिल खारिज हुआ है, या इस लैंड के अंदर इतना हिस्सा आपका दाखिल खारिज हुआ है। जो इस तरीके की कॉलोनीज होती हैं उसमें क्या होता है, इस 10 बीघे लैंड में से मैंने 100 गज एक्स बंदे के नाम पे बेच दी, इसको बेनामा कर दिया, तो दाखिला खारिज के अंदर उसके अंदर क्या है कि हाँ, इसमें 100 गज का हिस्सा इसका भी हो गया, 100 गज का वाई का हो गया, 100 गज का ए का हो गया, तो वो सब उसमें हिस्सेदार बने रहे। वहीं पे अगर वो उससे ऊपर जाता, उस नक्शे को अप्रूव कराता कंपिटेंट अथॉरिटी से, तो उसकी जब दाखिल खारिज होता है, उसका जब मोटेशन होता, तो उसमें प्लॉट नंबर लिख के आता, मोटेशन के अंदर प्लॉट नंबर लिख के आता। ओके भाई, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूजन होते हैं। जब भी मोटेशन होगी किसी भी अप्रूव प्रॉपर्टी की, तो उसके अंदर आपका प्रॉपर प्लॉट नंबर और प्रॉपर पूरा एरिया मेंशन्ड होगा, आप हिस्से के हिस्सेदार नहीं होंगे। अच्छा जी, ठीक है, तो पहले होता है नक्शा अप्रूवल। नक्शा अप्रूवल के बाद फिर बहुत सारी एनओसीज लेनी होती हैं आपको। किस टाइप की एनओसीज होती हैं? एनओसीज होती हैं लैंड की लीगलिटीज में जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड के ऊपर डिपेंड करता है किस जगह लैंड है। अगर वो फॉरेस्ट के आसपास, फॉरेस्ट की उसमें आ रही है, टेरिटरी के अंदर, वन विभाग, तो आपको उससे एनओसी लेनी पड़ेगी। आपको सॉइल कंजर्वेशन के लिए एनओसी लेनी पड़ती है। वहां पे अगर आप कोई अपार्टमेंट्स बना रहे हो या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो हाई राइज, तो आपको सॉइल कंजर्वेशन की भी लेनी, स्ट्रक्चरल की भी लेनी पड़ती है। तो बहुत सारी अलग अलग लैंड के ऊपर डिपेंड करती है। वो सब लेने के बाद, मैप्स अप्रूव होने के बाद, देन फिर प्रोजेक्ट को रेरा के लिए भेजा जाता है। फिर रेरा उसको वेरीफाई करता है, उसके नक्शे को, क्या उसके अकॉर्डिंग सब कुछ ओके है, लैंड की ओनरशिप गाइडलाइन वो ओके है, देन आपका अप्रूवल। क्योंकि एक वो मतलब नक्शा अप्रूवल आपका हो गया, तो रेरा में कोई चैलेंज नहीं है, बट रेरा में कुछ चीजें एड ऑन हो जाती हैं, जैसे पोजीशन डेट मैंने आपको बताया, एस्क्रो अकाउंट मैंने आपको बताया, बिल्डर का बैकग्राउंड चेक हो गया, उसके फाइनेंशियल चेक हो गया, कौन उसको बेचेगा, क्या मार्केट किया जाएगा, उसके स्ट्रक्चरल ऑडिट्स क्या होंगे, उसको कंपिटेंट कौन, उसको फाइनेंस उसका ऑडिट कौन करेगा, वो सारा का सारा उसके अंदर डाला जाता है। और ये आप रेरा की वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं एज सून एज प्रोजेक्ट गेट्स, मतलब ओवर द ऑनलाइन आप सारी चीजें चेक कर सकते सब कुछ मिल सकता है। रेरा आने के बाद आप वेबसाइट खोलोगे, उसका रेरा नंबर डालोगे, तो कैसे कैसे ये प्रोजेक्ट कैसे कैसे कहाँ तक, इवन रेरा ने यहाँ तक कर दिया कि बिल्डर जो भी डॉक्यूमेंट आपको देगा, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपसे बुकिंग फॉर्म साइन करा, तो वो बुकिंग फॉर्म का परफॉर्मा भी रेरा के ऊपर साइट के ऊपर मिलेगा। आपको जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होगा उसका परफॉर्मा भी आपको उसके ऊपर मिलेगा। तो ये सारा का सारा आपको मिलेगा रेरा के ऊपर। तो रेरा आने के बाद यू आर 100% श्योर। चलो भाई, ये बहुत अच्छी आपने मतलब इन डीप ये बताया कि किस तरीके से क्या है। इसमें एक क्वेश्चन और थोड़ा सा करूँगा रवि भाई, जैसे आप अभी उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आप किस तरीके की वहाँ पर्टिकुलर अपने इन्वेस्टर को चीज़ दिला रहे हो कि भाई आप सर आप इसमें इन्वेस्ट करिए, इसमें रिटर्न, तो किस तरीके का आपका वहाँ पे है मार्केटिंग चीज़ें जो आप कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो आप? जैसे मैंने आपको बताया संजीत भाई, उस पूरे एरिया के अंदर हमारा काम है एडवाइस करना, इन्वेस्टमेंट कराना, लोगों की एडवाइस हम कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट करेंगे। तो हमने एडवाइस किस बेसिस पे करेंगे? अपनी रिसर्च के बेसिस। जितनी मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, एक चीज निकल के आई कि इस सेक्टर के अंदर हॉस्पिटैलिटी सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली है आने वाले टाइम में। तो हम अपने इन्वेस्टर्स को भी वही बोलते हैं कि आपको कुछ ऐसी चीज वहां पे इन्वेस्ट करना है जिससे आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर एंटर हो सको। अब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर एंटर होने के 2-3 तरीके हैं। या तो अपना एक आप बड़ा लैंड बैंक लो, लैंड बैंक को लेने के बाद, क्योंकि लैंड सब एग्रीकल्चर होती है, उसके बाद उसको कमर्शियल कराओ, जाके अथॉरिटी से कमर्शियल पास कराओ, उसके बाद उसके अंदर कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, कोई कैफे, बैंकेट, व्हाटएवर यू वांट टू मेक, आप वो बनाओ और उससे आप सर्व करो, आप अच्छा रिटर्न कमाओगे, कोई डाउट नहीं है, हमेशा करोगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक लैंड लो रेजिडेंशियल, उस रेजिडेंशियल लैंड के ऊपर 6 रूम तक का कोई
मैंने बताया था आपने अभी अंदर पिछले आप थोड़ी देर होटल पहले। बनाओ, होम स्टे होटल बनाओ, बनाओ, homestay या कुछ भी। एयरबीएनबी कंसेप्ट चलता है आज की डेट में, कॉटेज बनाओ, आप उसको रन करो, तो एक दूसरा प्रोस्पेक्ट ये रहता है। तो हम जो अपने इन्वेस्टर्स को वहाँ गाइड कर रहे हैं आज की डेट में, सबसे पहला ऑप्शन है, अगर क्लाइंट का थोड़ा बजट और पॉकेट अलाउ करती है तो ही शुड गो फॉर अ रेजिडेंशियल प्लॉट। अगर उसकी बजट थोड़ा कम अलाउ करती है तो ही कैन ऑल्सो गो फॉर अ काइंड ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट और उस तरीके की चीज़ें, तो जहाँ पे उसको ओनरशिप भी, को ओनरशिप भी मिल जाती है और उसके ऊपर भी उसको लीजिंग रेंटल भी आना स्टार्ट हो जाता अरे भाई। है। या अगर वो चाहे तो उसको खुद भी रन कर सकता है, और ओन तो उसका रह गई, वो जाके कभी खुद भी रह सकता है। तो ये होते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट, कॉटेज, इस तरीके के इन्वेस्टमेंट। आजकल अभी एक ऑप्शन आया, जैसे आपने बात प्लीज भाई छेड़ दी, बताओ ना। तो अभी एक ऑप्शन आया हुआ है रामनगर के अंदर, अभी तक ना कि रेरा अप्रूव्ड कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। मैं गवर्नमेंट अभी ने पूरे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई रेरा नहीं दिया था। कुमाऊं रीजन में और जगह जैसे रुद्रपुर में आपको 1-2 रेरा मिल जाएंगे कि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया था, वहाँ दिया था। इस रीजन के अंदर कोई भी इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा इन्वेस्टर, इतना बड़ा डेवलपर अभी आया नहीं था, या उसने ऐसा विजन नहीं किया था इस सेक्टर को कैटर करने के। उस वाइड स्पेस को अच्छा पहली भाई। बार देखा। एक डेवलपर है नेस, मैं अभी आई डोंट नो, मुझे भाई नाम लेना मैं चाहिए आपको कि एक बस 1 सेकंड के लिए स्टॉप कराऊंगा। मैं ये एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ भाई, जैसे आप बता रहे हो कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, तो ये जो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म बढ़ रहा है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट के कितने ऑप्शंस फॉर द नॉन उत्तराखंड पीपल, और उत्तराखंड में जो ऑलरेडी रेसिडेंट हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन खुलता है भाई इसमें, इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो करने का? बिल्कुल ठीक है। इसमें ना 2-3 तरीके के ऑप्शन होते हैं संजीत भाई। पहला ऑप्शन है कि यू गो फॉर अ स्टूडियो अपार्टमेंट। अच्छा भाई। आप कोई स्टूडियो अपार्टमेंट परचेज कर लें एज अ होटल अपार्टमेंट। अच्छा। उसको लेने के बाद आपको कभी जाना है तो आप उसके अंदर रुक रहे हैं, या आप उस स्टूडियो अपार्टमेंट को एज अ होटल अपार्टमेंट रन कर सकते हो। कैसे? मेक माई ट्रिप हो गया, एयरबीएनबी हो गया, इस तरीके के ऐप्स के थ्रू आप उसको रन कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो और उससे रेंटल कमा सकते हो। बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो भाई पहला फिर तो। ऑप्शन ये होता है। और इसकी इन्वेस्टमेंट टिकट शायद भी आपका 35-40 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। 35 to 40 अरे नहीं lakhs में भाई, आपका इतना इन्वेस्टमेंट इतना स्टार्ट कहाँ हो, होगा? इस टिकट साइज में स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको तभी बता रहा हूँ। और उसके ऊपर आप ये तो आप आराम बहुत से कम बता रहे हो भाई। 20-25,000 के अप्रोक्स रेंटल भी उसके अच्छा। अंदर लोग आराम से कमा लेते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है, आप उस अपने अपार्टमेंट को किसी होटल को लीजिंग पे भी दे सकते हो। अच्छा भाई। वहां पे ऐसा होता है, मल्टीपल अपार्टमेंट्स हैं, तो एक होटल चेन आके उसको पूरे को रन करना स्टार्ट कर देती है। दूसरा ऑप्शन आता है कॉटेजेस का। ये हो गया होटल अपार्टमेंट स्टूडियो। दूसरा आता है कॉटेजेस। कॉटेजेस वो चीज होती है जो जमीन से लगे हुए कॉटेजेस होते हैं। उसमें थोड़े छोटे होते हैं साइज में, लेकिन जमीन भी आपकी हो जाती है और उसमें बना हुआ कॉटेज भी आपका हो अच्छा जाता भाई, है। मतलब लैंड की रजिस्ट्री आपकी, लैंड के साथ आपकी कॉटेज की रजिस्ट्री हो registry हो जाती जाती है, इन केस दे आर अप्रूव्ड। Okay. नहीं तो लोग क्या करते हैं, लैंड की रजिस्ट्री करते हैं, कॉटेज की रजिस्ट्री नहीं Cottage करते। की नहीं होती तो है। कुछ इस तरीके से भी लोग करते हैं। लेकिन अगर कॉटेज ले रहे हो या विला ले रहे हो तो आपकी उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, मेरा अपना मानना है। तो उस तरीके के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। वो आपको अप्रोक्स 55-60 लाख 65 लाख की रेंज में आपको बना हुआ फर्निश्ड कॉटेज मिल जाएगा, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके आराम से 35-40,000 के आसपास रेंटल भी निकाल बहुत सकते हो। अच्छा रेंटल इनकम है फिर तो ये। मतलब यहाँ के मुकाबले काफ़ी अच्छी आपको रिटर्न मिल सकती है। अभी एक और जो सबसे ज़्यादा आज की डेट में डिमांडिंग है, दैट इज़ प्लॉट्स। जी भाई। जैसे मैंने आपको, कोविड के बाद लोगों का जो रुझान है वो है प्लॉट्स की तरफ। अच्छा भाई। लोग क्या चाहते हैं कि भाई मेरा एक प्लॉट हो, मेरा प्लॉट हो, अगर मेरा मन करे तो उसके ऊपर मैं कुछ मैं बना कंस्ट्रक्शन लूं। करके अपना सेकंड होम बना लूं, या मेरा मन करे तो प्लॉट को ऐसे छोड़ दूं, बाद में देखूंगा क्या करना है। डेवलपमेंट्स आ ही रहे हैं, सबसे अच्छी बात है कि अप्रिशिएशन हो रही है। तीसरा क्या है कि अगर मैं किसी डेवलपर से स्टूडियो या कोई कॉटेज परचेज कर रहा हूं, तो उसकी जगह मैं खुद बनाऊंगा उस अपने प्लॉट के अंदर, अपने हिसाब से बनाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा और अपने हिसाब से रन करूं। जी तो भाई। प्लॉट में बहुत ज्यादा लोगों का रुझान है आज की डेट में। तो और वो कंपेरेटिवली आपको कॉस्ट वाइज भी थोड़ा कम पड़ जाता है। एक्चुअल में सबसे महंगा होना चाहिए, लेकिन कॉस्ट वाइज भी कम पड़ जाता है। हाँ, मैं वही बात पे कह रहा था कि प्लॉट तो सर ऑब्वियसली महंगा। तो सर जैसे ही आप प्लॉट पे आप मुझे बता रहे हो, आप आपका सजेशन है जैसे कि भाई इन्वेस्टर्स को प्लॉट पे पहले जाना चाहिए रिलेटेड टू बाकी चीज़ों नहीं, मेरे लिए मैं तीनों को ही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बट बेटर ऑप्शन आप कह रहे हो प्लॉट्स हैं हमारे लिए। प्लॉट्स आर ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। Always, हाँ, वो तो obviously sir evergreen है। तो दुनिया में जमीन को आप किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। जमीन होती है, उस जमीन की ओनरशिप आपके बाद आपके बच्चे को ट्रांसफर होगी, उसके बाद उसके बच्चे को ट्रांसफर होगी, उसके बाद जब तक आप नहीं बेचोगे आपके पास ओनरशिप है। आप कोई कंस्ट्रक्टेड चीज लोगे, उसकी लाइफ है सर बिल्कुल भाई। 20 साल, 25 साल, 15 साल।
30 साल 50 साल बार बार रेनोवेशन तो आपको उसमें आपने करनी रिनोवेशन भी करना पड़ सकता है। अगर मल्टी स्टोरी होगी तो आप सबके साथ सबके डिपेंडेंट हो dependent हो जाओगे जाओगे। कि भाई वो करेगा तो मैं तो करूंगा, मैं पूरी करूंगा। बिल्डिंग सही की बात है भाई। एओआई बनेगा, वो सब करेगा। सही तो बात है भाई। जमीन का कोई मैच नहीं है सर। जब आपका मन करे, मन भर गया, दूसरी तरीके से बना दिया, तो जमीन जमीन नहीं होती नहीं है सर। बिल्कुल भाई, ये बात बहुत अच्छी आपने बताई। भाई इसी टाउन्स में आप थोड़ा सा मुझे बताओगे कि ये पर्टिकुलर जो प्लॉट्स हैं, जैसे अभी आप बताए थे रेरा अप्रूव चीज़ें लेनी चाहिए, तो ऐसा कौन सा वहाँ पे अभी पर्टिकुलर कुमाऊं रीजन में कोई रेरा अप्रूव प्लॉटिंग या कुछ ऐसा आपकी टाउनशिप या कुछ ऐसा है पर्टिकुलर आपके जो आप अपने इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करना चाहोगे उसमें बाय करने के लिए? संजीत भाई, शायद इसीलिए शायद हम मिले हैं आज, इसी मौके के लिए हम लोग शायद भाई मिले हैं। प्लीज़ बताइए, मैं तो फिर तो बड़ा मेन मुद्दा पूरा हो जाएगा हमारा। मैं आपको बताता हूँ, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का पहला रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट आ रहा है। अरे नहीं, अच्छा भाई। तो प्रोजेक्ट का नाम अभी मैं आपको अनवील नहीं करूँगा, तो बट सुनने में आ रहा है कि कुछ कॉर्बेट काउंटी करके नाम होगा। ठीक अच्छा है, भाई। तो अप्लाई किया, बट जब तक रेरा नहीं आता, जब तक हम उसको, ऑफिशियली नहीं है, इट्स नॉट ऑफिशियल, तो अनऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये नाम प्रोजेक्ट का आ रहा है। फर्स्ट रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि एक 5 स्टार रिजॉर्ट टाउनशिप बन रही है। भाई फिर तो मेरे को भी दिलवा दो एक फिर तो इसमें क्या होता है, 5 स्टार रिजॉर्ट टाउनशिप है। तो 5 स्टार रिजॉर्ट टाउनशिप का मतलब यह है कि इस पूरी टाउनशिप को, रिजॉर्ट टाउनशिप अच्छा को भाई। कोई 5 स्टार होटल चेन मैनेज करेगी। अच्छा, आप कह रहे हो मतलब पूरी टाउनशिप के विद इन टाउनशिप एक रिजॉर्ट है? पूरी टाउनशिप ही रिजॉर्ट है, ओके। और इस टाउनशिप के अंदर एक पर्टिकुलर 6 एकड़ का रिजॉर्ट ही है। ओह माय गॉड, एक तो प्रॉपर रिजॉर्ट हो गया, और इस पूरी टाउनशिप को भी एज अ रिजॉर्ट ही डेवलप किया जाएगा, एज अ रिजॉर्ट ही रन किया जाएगा। इसी टाउनशिप के अंदर हॉर्स राइडिंग के लिए एक क्लब बनाया जा रहा है। इसी क्या बात है भाई। टाउनशिप के अंदर वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे 550 रूम्स तक का एक वेडिंग डेस्टिनेशन तैयार किया जा रहा है, जो कि पूरे इस रीजन का, कुमाऊं रीजन का सबसे बड़ा होगा, जिसमें 1500 से 2000 लोगों तक की वेडिंग भी प्लान की जा सकती है। बहुत बढ़िया बात है तो भाई। ये चल रहा है। इसके बाद इसके अंदर बाकी जो एमिनिटीज होती हैं टाउनशिप की, वो सारी की सारी आपको एमिनिटीज मिलेंगे, लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी, पार्क्स मिलेंगे, एससीओज मिलेंगे, पीएनएसपी आपको मिलेगा। अच्छा भाई, तो ये सारी डेवलपमेंट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। मतलब आप एक तरीके से आप एक ब्रांडेड रेसिडेंसीज को आप सेल आउट कर रहे हो अब अगर मैं बात कहूँ तो। मैं आपको बताऊं, इसके लिए ना अभी जो भी नाम दें वो कम है। कम आप है। ऐसे समझिए, क्योंकि फर्स्ट इन क्लास है, फर्स्ट इन सेगमेंट है, कोई ऐसा कंपैरिजन है ही नहीं। अभी तक पूरे उत्तराखंड के अंदर एक भी रिजॉर्ट टाउनशिप नहीं आई है। इतनी बड़ी 18 एकर्स की रिजॉर्ट टाउनशिप आज तक पूरे उत्तराखंड में नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कुमाऊं रीजन और नॉट अबाउट द नैनीताल रीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर उत्तराखंड रीजन, Okay. जहाँ पे इस तरीके का डेवलपमेंट आपको मिलता है, जिसके अंदर आप अपना प्लॉट लेके सेकंड होम भी बना सकते हो। आप उस प्लॉट पे चाहो तो उसको आप एज अ होटल अपार्टमेंट या होटल कॉटेज या Okay होटल भाई। विला रन भी कर सकते हो खुद से, या आप चाहो तो उसी प्लॉट के ऊपर बना के कॉटेज, जो 5 स्टार होटल उसको रन कर रहा है, उसको आप लीज पे भी दे अच्छा, सकते आप हो। उसे वो आपको मतलब run बना करेगा। के बना के आप उसे लीजिंग आप पे दे उसको सकते लीज हो। पे भी दे सकते हो, और वो ऑब्वियसली भी वो आपको, आपका एक तरीके से 5 स्टार होटल चेन को लीज होगा। आप समझिए, आप एक तरीके से आप कहोगे आप 5 स्टार रिजॉर्ट 5 के स्टार मालिक रिजॉर्ट हो। मालिक हो। आप सही बात उसके है। नहीं, मालिक हो। मालिक बनने का तो भाई हर किसी का वो होता है। आप एक एड्रेस परचेज कर रहे हो, वहां ये चीज है। आप कभी आने वाले साल 1.5 साल बाद जब उस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलेगा, जी भाई। तो उस समय लोग बताया करेंगे कि भाई नैनीताल में कॉर्बेट काउंटी के अंदर मिल प्रॉपर्टी है जिन्होंने लिया। तो अभी वहां पे वो ऑप्शन आया है, जो रेरा अप्रूव्ड पहला प्रोजेक्ट है, जहां पे लोग जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा अपना सजेशन है कि लोग वहां जाएं, उसको देखें, उसके बारे में समझें और उसको करें इन्वेस्टमेंट। तो रवि भाई, इसमें लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। जैसे मैं पर्सनली अपने लिए पूछूं, तो मैं अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ या कोई और है, मेरे फ्रेंड्स हैं सर्कल में, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या प्रोसेस रहता है भाई? ये जैसे आप अभी बता रहे हो कि 18 एकर्स की ये 5 स्टार प्रॉपर्टी टाउनशिप आ रही है, तो इसमें क्या प्रोसेस रहेगा भाई इसमें मेरे को एंटर करने के लिए? मैं संजय भाई बता देता हूँ, इस 18 एकर्स के अंदर अभी सिर्फ फर्स्ट फेज को ओपन किया जा रहा है। अच्छा भाई। एक तो रिजॉर्ट ओपन हो रहा है, लेने के लिए पूरा मार्केट तैयार बैठा है। आप समझिए, हमारे नोएडा के मार्केट में ही करीब 3000 चैनल पार्टनर्स हैं। अच्छा भाई। और क्लाइंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो दिल्ली एनसीआर में आपको पता है कि क्लाइंट्स का कोई मुकाबला नहीं है, कोई तोड़ नहीं है, और पहला रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। तो अब डेवलपर को और हमें फाइट ये है, एज ए एक्सक्लूसिव मार्केटिंग पार्टनर, हमें फाइट ये है कि हमने जब इस प्रोजेक्ट को लिया तो डेवलपर ने कहा कि किस तरीके से किया जाएगा। मैंने कहा हमारे लिए सबसे बड़ी फाइट ही है कि हम कैसे अलॉटमेंट दें, किसको अलॉटमेंट दें। तो उसका एक प्रोसेस बनाया है। क्या भाई, प्लीज थोड़ा सा बताइएगा। EOI बेस्ड इसका अलॉटमेंट प्रोसेस है। EOI हम किसे कहते हैं भाई? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा भाई। तो जो भी कस्टमर या जो भी क्लाइंट डायरेक्टली
इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर होना चाहता है, इसके अंदर अपना एक एड्रेस परचेज करना चाहता है, इसके अंदर अपना एक बोलते हैं ना कि अपनी चाहत है उसकी कि मैं यहाँ इसके अंदर लेना चाहता हूँ, तो वो एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म भरेगा। उस फॉर्म के अंदर अपनी सारी डिटेल्स भरेंगे, अपनी अपनी को एप्लीकेंट्स ही। उसके बाद कंपनी को ऑथराइज करेगा कि हाँ भाई हमें जो है आगे इस प्रोसेस के अंदर जाना है। उसके बाद एक नॉन बैंकेबल चेक देगा 2 लाख रुपए का। नॉन बैंकेबल, हाँ, नॉन बैंकेबल से मेरा मतलब है कि द चेक विल बी बैंक्ड आफ्टर रिसीविंग ऑफ रेरा। ओके भाई, अभी वो मतलब चेक अभी आप कुछ भी प्लॉट के कोई पैसा नहीं ले रहे? नहीं, अभी कुछ नहीं। यार, अभी ये तो उनको पहली बार सुन रहा हूँ मैं मार्केट में। हाँ, अभी उनको कुछ नहीं देना है, इनको सिर्फ अपना इंटरेस्ट शो करना है कि हाँ मैं इसके अंदर लेना चाहता हूँ। तो एक यूआई फॉर्म देंगे, अपनी प्रेफरेंस लिखेंगे, फेसिंग की ओके भाई। या कितने साइज की उनकी प्रेफरेंस है। उसके बाद में वो एक नॉन बैंकेबल चेक देंगे इन द अकाउंट ऑफ एस्क्रो अकाउंट, उस नाम से वो चेक देंगे। उसके बाद अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। उसके बाद वो प्रोसेस के अंदर जाएंगे। उसके बाद जिस समय उन्होंने ये सबमिट किया होगा, उसके बाद जब रेरा आ जाएगा, रेरा के बाद उनको डिटेल शेयर की जाएंगी। डिटेल शेयर करने के बाद वो अपने प्लॉट नंबर्स चूज करेंगे। तो उस समय उनके चेक्स बैंक किए जाएंगे रेरा आने के बाद, उनको बताने के बाद। मतलब तो पूरी ये क्लैरिटी आप अपने क्लाइंट्स को देंगे, देन आप उनसे कोई पैसा लेंगे? बिल्कुल, उसके बाद ही उनके चेक्स उनके। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब एक्चुअल में क्या है संजीत भाई, रीजन क्या है, अब बहुत सारे लोगों का बहुत सारी यूएज आनी है, तो किसको अलॉटमेंट देना है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का सबब होने वाला है। तो फिर हम जैसे ही रेरा आ जाएगा, हम सबको मैसेज फ्लोट करेंगे कि रेरा रिसीव्ड हो चुका है। तो फिर जैसे जैसे पेमेंट सबका क्लियर होता है, उस प्रेफरेंशियल उस टाइम के हिसाब से प्रेफरेंशियल बेसिस पे हम लोग आगे अलॉटमेंट करेंगे। ओके भाई। हम लोग प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की तैयारी है नवरात्रि के अंदर। डेवलपर इज प्लानिंग टू लॉन्च द प्रोजेक्ट इन नवरात्रा, बहुत अच्छे टाइम जस्ट आफ्टर द नवरात्रा। तो ये प्लानिंग चल रही है। तो उस समय लॉन्च करके फिर उनको प्लॉट नंबर्स अलॉट किए जाएंगे, तब उनको बुकिंग करना है। मतलब नवरात्रि में लोग आज इस नवरात्रि अपना घर बनाएंगे, मतलब आप आपका विजन जो मुझे लग रहा है वो यही लग रहा है। कोशिश तो यही है कि भाई एक एड्रेस लोग परचेज कर सके। जैसे आज हम बोलते हैं ना कि गुड़गांव में अगर किसी का कैमेलियाज में और अरलियाज में घर है, नोएडा के अंदर जेपी ग्रीन्स के अंदर, जेपी विस्टाउन के अंदर किसी का घर है, तो कभी जो लोग जाएंगे तो वहाँ प्रॉपर्टीज तो बहुत लोगों ने ली है, बहुत लोगों ने प्लॉट्स लिए होंगे, बहुत लोगों ने स्टूडियोज लिए होंगे, बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज ली होंगी, लैंड्स ली होंगी। बट बेसिकली आप लैंडमार्क हम सर आपको एड्रेस दे रहे हैं, हम आपको वो चीज दे रहे हैं। आप कभी अपने बच्चों को भी बताओगे, अपने रिश्तेदारों को भी बताओगे कॉर्बेट काउंटी के अंदर मेरी प्रॉपर्टी है, तो आपका ना आपका लेवल वैसे ही आपका अप होना है। तो एक उस तरीके की चीज, क्योंकि चीज भी उस तरीके की बन रही है सर। बहुत अच्छा है रवि भाई। आपने बहुत सारी चीज़ें, कुछ लोगों के डाउट्स है जो आज इस माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से भाई क्लियर हो जाएंगे चीज़ें। तो थैंक यू सो मच रवि भाई। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा, आपने बहुत आज जिस तरीके से इन ब्रीफ आपने इन डीप जाके चीज़ों को बताया है, तो बहुत सारे लोगों की जितनी भी डाउट्स थे या लोगों के अंदर डर था कि बाहर अपने को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, तो इस पर्टिकुलर आपकी कॉन्वर्सेशन से, इन्फॉर्मेटिक्स नॉलेज से भाई ऑब्वियसली सारी चीज़ें क्लियर आउट होंगी। तो थैंक यू सो मच रवि भाई फॉर कमिंग। और मैं लास्ट में यही आप लोग से भाई कहूँगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट है भाई बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर अगर करनी है तो भाई NPR इंफ्रा एडवाइजर से आप बिल्कुल मिलिए, और इनके जितने भी आप सोशल प्लेटफॉर्म पे है आप इन्हें फॉलो करें भाई। एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय, नमस्कार भाई।